नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर दौरे में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और चुनावी मुद्दे पर तीखे सवाल उठाए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में माओवाद के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते हुए शव यात्रा निकाली। अंतिम संस्कार कर नक्सल हिंसा के खिलाफ दिया संदेश। गोरेला पेंड्रा में तेज रफ्तार कैपर वाहन ने मॉर्निंग वॉक पर निकली 2 महिलाओं को कुचला, दोनों की मौके पर मौत, चालक फरार। शहडोल जिले में ट्रैक पर पत्थर रख ट्रेन रोकने की कोशिश, लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टला, नाबालिग पकड़े गए। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिला विधायक धर्मलाल कौशिक के बड़े भाई के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने परसदा पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है और बेहतर प्रदर्शन करेगी। असम को लेकर उन्होंने दावा किया कि वहां राजनीतिक परिस्थितियां बदलने वाली है। नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि सरकार दावा करती कि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है तो वहां से सुरक्षा बलों को हटा लेना चाहिए और भाजपा नेताओं की सुरक्षा भी समाप्त कर देना चाहिए। इसके अलावा बघेल ने टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लोकतंत्र को हवाला देकर दबाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष कौशिक जी के बड़े भाई नहीं रहे, उसके परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने आया था। और कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? आपका दौरा करके आए हैं, क्या लग रहा है? आसाम के आप दौरे पर थे, चुनाव कितना हो गया मतदान? अभी सबसे ज़्यादा मतदान वहीं हो रहा आसाम में, है ना। ये मतदान अधिक हो रहा है, वो परिवर्तन के लिए है। ये धर्म स्वतंत्र विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में पूरी तरह से धर्मांतर रुक जाएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये धर्म के आड़ में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए है। सवाल इस बात का कि जबरिया कोई भी धर्मांतरण हो, उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की थी। मुझे याद है कि टोटल 15 शिकायतें हुई थी हमारे शासनकाल में, जिसमें से 8 गलत पाए गए थे, 7 सही पाए गए, उसमें कार्रवाई हुई थी। तो अभी बना देने से आपने सज़ा बढ़ा दी है, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ है ना। और दूसरी बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख लेते हैं मैं नहीं कह सकता यहाँ से। लेकिन सभी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार से जो बिल आए हैं, उस सारे भी छत्तीसगढ़ सरकार को भी नोटिस मिला हुआ है। अब उसके बाद भी कर रहे हैं, जब सरकार को नोटिस मिला हुआ है उसके बाद भी राज्यपाल कर रहे हैं। तो 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग दिए हम लोग किए थे, वो भी राजभवन में है। यूनिवर्सिटी बिल राजभवन में है, राज्यपाल दस्तखत क्यों नहीं कर रहा उसमें? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास से लौट आए हैं। वापसी के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अवसर मिला, जो बेहद सकारात्मक और महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के 3 करोड़ जनता की ओर से नक्सलवाद की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही बस्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप भी प्रस्तुत किया गया, जिससे क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो सके। चुनावी माहौल को लेकर सीएम साय ने विश्वास जताया कि देश की जनता का भरोसा एनडीए और नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि असम सहित अन्य राज्यों में पार्टी की स्थिति मजबूत है और आने वाले समय में सभी राज्यों में सरकार बनने की पूरी संभावना है। इसके अलावा उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस कानून के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसका उन्होंने स्वागत करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ में उनके आशीर्वाद से और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के अदम्य साहस के कारण जो
नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद दिया। और बस्तर क्षेत्र जो 4 दशकों से विकास से अछूता रहा, वहाँ के लोग विकास से वंचित रहे, उसको आगे कैसे विकास वहाँ पर पहुँचाएंगे, वहाँ पर कृषि को आगे बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यूएशन कराएंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन की 243वीं वर्किंग कमेटी बैठक 9 से 11 अप्रैल 2026 तक बिलासपुर के रेल क्लब ऑडिटोरियम में आयोजित की जा रही है। इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक में देश भर से विभिन्न रेलवे जोन और प्रोडक्शन यूनिट के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की मेजबानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस द्वारा की जा रही है। बैठक के दौरान रेलवे कर्मचारियों से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन की अपर्याप्तता को लेकर प्रतिनिधियों ने अपनी चिंताएं रखी। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। प्रतिनिधियों ने कहा कि आज के समय बढ़ती महंगाई, दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए न्यूनतम पेंशन में जीवन यापन कठिन हो गया। ऐसे में केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई गई। उन्होंने इस कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा बताया। बैठक में रेलवे के निजीकरण के प्रयासों का भी विरोध किया गया। पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि रेलवे देश की जीवन रेखा और इसे निजी हाथों में सौंपना कर्मचारियों और आम जनता दोनों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारी देश की सेवा और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है। कार्यक्रम में विभिन्न जोनों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और परिस्थितियों को साझा किया। साथ ही भविष्य में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त रणनीति बनाने और संघर्ष को तेज करने पर विचार किया गया। नेताओं ने केंद्र सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस का नेतृत्व में आज NFR वर्किंग कमेटी मीटिंग आज कल परसों भी यहाँ बिलासपुर में करने का डिसीजन लेके पूरा दिल्ली पूरा भारत से हमारा ऑफिस बेयर से है। रेल कर्मचारियों का संबंधित समस्या पे डिस्कशन करके वर्किंग कमेटी मीटिंग में एक्शन प्लान फाइनल करने के लिए हमारा मेन मुद्दा है भारतीय रेल में पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करना पड़ेगा। कारण क्या है, रेल कर्मचारी दिन प्रतिदिन ठंड में, गर्मी में, बारिश पे, जंगलों में या रोड साइड स्टेशन पे जो लिविंग फैसिलिटी है वहाँ काम करते रहते हैं। वही क्रम में 2 रेल मंत्री भारत सरकार को प्रपोजल दिए। रेलवेज़ का वर्किंग ये यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है। रेल कर्मचारी डिफेंस फोर्सेस सैनिक कैसा देश को रक्षा करते हैं वही क्रम में काम करते रहते हैं। वही कारण से रेलवेज़ में पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करना पड़ेगा। भारत सरकार आज तक हमारा वो जवाब नहीं दिए। वो सरकार का ये एजेंडा है नेगेटिव। ये इशू पे क्या करना है अगले संघर्ष के लिए वर्किंग कमेटी में चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ पे आए हैं, ये वर्किंग कमेटी मेंबर का मीटिंग है NFR का। आई एम मंजूरिका मुखोपाध्याय फ्रॉम मेट्रो रेलवे वर्कर्स कांग्रेस, मेट्रो रेलवे कोलकाता। हम ये अटेंड करने आए हैं कि अनुभव लेने के लिए how working committee meeting has been done by the NFR, as I have been selected as a new general secretary in the Indian Railway. I am the single woman general secretary in the Indian Railway. This is the first time. So Indian Railway में हम मेट्रो रेलवे में काम करते हैं और मेट्रो रेलवे इज़ वन ऑफ द जोन इन इंडियन रेलवे। और छोटा होने से भी हमारा रघुवर जी बोलते हैं इट इज़ लाइक इजराइल। सो इट इज़ अ पावरफुल रेलवे एंड अ यूनिक रेलवे विद इन द इंडियन रेलवे एज ए जोन डिक्लेयर्ड इन द ईयर 2010। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया समेत 3 आरोपियों को आज ACB कोर्ट में पेश किया गया।
एसबी ने सोमनिया चौरसिया, के श्रीवास्तव और देवेंद्र दंडसेना के खिलाफ करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की, जिससे मामले में कानूनी प्रक्रिया और तेज हो गई। बताया जा रहा है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों को उच्च न्यायालय से राहत मिलने की संभावना भी बन सकती है। बचाव पक्ष का कहना है कि कोर्ट के निर्देशानुसार चार्जशीट पेश होने के बाद अब जमानत के लिए मजबूत आधार तैयार हो गया है। यह मामला करीब 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग और निजी लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि सौम्या चौरसिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस आर्थिक अनियमितता को अंजाम दिया और अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया। मामले के सामने आने के बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और कई बार अदालत में पेश किया गया। बाद में जांच को एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया गया। आज की पेशी के दौरान बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों की जमानत की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लगभग 3 महीने आज पूरे हो रहे हैं, 3 महीने के आसपास हो गया था, 90 दिन के कुछ दिन बाकी थे और इस वजह से एसीबी ने चार्जशीट पेश की है और लगभग वो चार्जशीट जो है वो 1000 पेज के आसपास है और वो चार्जशीट पेश हो गई है और माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया था जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए कि जिस दिन चार्जशीट पेश होगी उस दिन इनको जमानतदार प्रस्तुत करना होगा, तो उस आदेश को पालन करते हुए जमानतदार के श्रीवास्तव और सौम्या चौरसिया जी ने पेश कर दिया है। बिलासपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने माओवाद और नक्सलवाद के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते हुए प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और माओवाद का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने माओवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ताओं ने संदेश दिया कि माओवाद का अंत देश हित में जरूरी और सकारात्मक दिशा में बढ़ता कदम है। कार्यक्रम के दौरान नक्सल हिंसा में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय तक नक्सलवाद की हिंसा से प्रभावित रहा है, जिसमें हजारों सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए और कई जनप्रतिनिधियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि इन बलिदानों और लगातार चल रही कार्रवाई का ही परिणाम है कि अब प्रदेश में नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रदेश में शांति और विकास का रास्ता अब और मजबूत होगा। आज भारत की जीत हुई है और कुछ दिन पहले ही भारत की जीत हुई है बोलना चाहता हूँ। चरमपंथ जो जानते हैं, जिसको मिनी आतंकवाद बोल दिया जाए तो कोई दो राय नहीं होगी, नक्सलवाद 1970 से लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा पनप रहा था। 1000 से ज़्यादा शहादतें हमारे सेना के वीरों की, वहाँ के लोकल लोगों की, वहाँ की स्कूली शिक्षा का ठप हो जाना और लगातार आतंकवादी गतिविधियाँ नक्सलिज्म के माध्यम से छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ना, जिसमें आप लोग सभी जानते हैं कि राजनेताओं ने भी शहादतें दी, हमारे वहाँ के सैनिक बलों ने शहादतें दी। उसका परिणाम था हमारे गृह मंत्री ने 1 साल पहले ऐलान किया था कि 1 साल के अंदर हम नक्सलवाद खात्मा करेंगे और वो पूर्णतः समाप्ति की ओर अभी अग्रसर है। उसीलिए ये नक्सलवाद का, ये देशद्रोही लोगों का और ये परेशान करने वाले लोगों का, हमारे लोकल भारत की एकता को, एकात्मता को, संपूर्ण एकात्मता को खतरा पहुँचाने वाले लोगों का आज हम शव यात्रा निकाले हैं और उनका पुतला दहन नक्सलवाद का किए हैं। छत्तीसगढ़ में वाहन हुआ है विद्यार्थी परिषद के पूरे महानगर में, पूरे इकाइयों में पुतला दहन आतंकवाद का किया जा रहा है। तो आज इसी कड़ी में अपने पुराने हाईकोर्ट स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय से सीएमडी चौक, जो हमारा शहीद जवानों का भी चौक है, वहाँ पे जाके शव यात्रा खत्म होगी। वहाँ पे शव यात्रा के पश्चात अपने जो वीर जवान थे उन सभी का श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम रखा गया है और हमारे द्वारा ये आह्वान किया गया कि प्रत्येक कैंपस में जहाँ विद्यार्थी हित में काम हो रहा है, जहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वहाँ हर जगह ये अब शव यात्रा निकलेगी, क्योंकि बड़े गर्व की बात है हम सबके लिए। हमारे जो सैनिकों ने जो छत्तीसगढ़ के लिए इतनी बड़ी अपनी शहादत दी थी, वो आज कहीं ना कहीं अमर हुई है। बिलासपुर शहर के कांग्रेस भवन में गुरुवार को युवक कांग्रेस द्वारा संविधान लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में युवा कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान संविधान लीडरशिप का पोस्टर भी विमोचित किया गया, इसकी रूपरेखा साझा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अर्जुन श्रीवास्तव शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को औपचारिक लॉन्च करते हुए बताया कि पहले युवाओं को संगठन में आगे बढ़ाने और उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मीडिया से बातचीत में श्रीवास्तव ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिससे कार्यकर्ताओं के काम का पारदर्शी और सटीक मूल्यांकन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य ऐसे कार्यकर्ताओं को पहचान दिलाना है जो लंबे समय से संगठन के लिए सक्रिय हैं, लेकिन अब तक उन्हें उचित मंच नहीं मिल पाया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संविधान लीडरशिप कार्यक्रम की शुरुआत महासमुंद और दुर्ग में पहले की जा चुकी है और अब बिलासपुर में से लॉन्च किया गया है। युवाओं को नेतृत्व में आगे लाने की इस पहल को संगठन के लिए अहम और भविष्य में उन्मुख कदम माना जा रहा है। भैया, इस प्रोग्राम का नाम संविधान लीडरशिप कार्यक्रम है और यह एक सोच का नतीजा है। सोच हमारे संगठन भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की,
जो सोच मानती है कि हमें युवाओं को नेतृत्व देना है और देश की राजनीति में आगे लाना है। हमारा बेसिक लक्ष्य, पहला लक्ष्य यह है भैया कि वे युवा जो संविधान के रास्ते पर चलकर संविधान की रक्षा कर सके और समय समय पर इस नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार को अपनी आवाज बुलंद कर निडरता से आईना दिखा सके, हमें ऐसे युवाओं की पहचान है। और जो भी युवा साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संगठन में जुड़ेंगे, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अनेकों प्रकार के फायदे हम उन युवा साथियों को देंगे और निश्चित रूप से उनकी रक्षा के लिए हमारा संगठन काम करेगा। जो इस देश में संविधान की रक्षा करेगा, युवा कांग्रेस उसकी रक्षा का निश्चित रूप से हर छोटे से छोटे स्तर पर जाके काम करेगा। बड़े से बड़े स्तर पर हम युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर में पानी की समस्या को लेकर आशंकाएं बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार नगर निगम पहले से पूरी तैयारी के साथ मैदान में नजर आ रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन आगामी दिनों में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए निगम ने ठोस कदम उठाए हैं। करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही नई सीमा क्षेत्र में भी 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पाइपलाइन बिछाकर पानी सप्लाई की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। नगर निगम का लक्ष्य है कि आने वाले समय में अमृत मिशन के तहत सभी क्षेत्रों में नियमित जल आपूर्ति हो सके। वहीं जोन कार्यालयों को मरम्मत कार्यों के लिए राशि आवंटन कर दी गई है, ताकि पाइपलाइन लीकेज या अन्य छोटी समस्याओं को तत्काल समाधान किया जा सके। इस बार टैंकर से पानी सप्लाई पर निर्भरता कम रखने की योजना है, फिर भी आपात स्थिति के लिए टैंकर तैयार रखे हैं। निगम को उम्मीद है कि इन व्यवस्थाओं से इस गर्मी में जल संकट की स्थिति नहीं बनेगी। बिलासपुर में गुरुवार को नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। निगम ने अतिक्रमण दस्ते ने बेहतराई चौक से अभियान की शुरुआत करते हुए सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई। अभियान के दौरान डी मार्ट के सामने सड़क पर बनाए गए लोहे के बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया। निगम की टीम ने स्पष्ट किया कि सड़क पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की संरचना यातायात में बाधा उत्पन्न करती है। इसके साथ ही दुकानों के बाहर लगे अवैध बैनर, पोस्टर और अन्य सामग्री को भी जब्त किया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थानों का अतिक्रमण न करें और नियमों का पालन करें, अन्यथा आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी निगम ने सख्ती दिखाई। साइंस कॉलेज के पास स्थित पुष्पेंद्र साहू की पार्किंग, मौसा जी की पार्किंग और रॉयल स्वीट्स की पार्किंग स्थल को सील कर दिया गया। इन पर आरोप है कि पार्किंग का सही उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिससे सड़क पर वाहन खड़े होने लगे और यातायात प्रभावित हो रहा था। बेहतराई चौक में सड़क किनारे नाले के पास ठेला लगाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने इन अस्थायी अतिक्रमणों को हटाते हुए क्षेत्र को खाली कराया। अधिकारियों का कहने की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर अभियान चलाया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शहर को व्यवस्थित और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। सरकंडा क्षेत्र में 3 पार्किंग स्थलों को सील करने की कार्रवाई इस दिशा में उठाया गया सख्त कदम है और आगे भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शहर में यातायात का हाल बद से बदतर हो चुका है, जिससे आम जनता को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण पूरी तरह चरमराया हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में ट्रैफिक लाइट और रोड मैनेजमेंट की उचित व्यवस्था नहीं है। कई प्रमुख चौक चौराहों पर अव्यवस्था के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं सड़कों के हालात और अनियोजित यातायात से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। एनसीपी नेता ने ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर के कई स्थानों पर पुलिसकर्मी यातायात सुधारने के बजाय लोगों से वसूली करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक चालान के नाम पर आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जनता को सुगम और सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह जिम्मेदारी पूरी होती नजर नहीं आ रही। जो ठेकेदारों को काम मिला है इस शहर के रोडों में हमने पाया है जो काम चल रहा है, और वो जो काम करने की जो विधि है वो परिपक्व ठेकेदारों की निशानी नहीं है। काम चलाओ काम चल रहा है, निम्न स्तर के काम युद्ध स्तर में चल रहा है शहर के अंदर। दूसरी जो ट्रैफिक पुलिस है
और इनकी जो आईटी में सिस्टम है, ये दोनों करप्ट है। क्योंकि जिस शहर में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था और रोड की गति की व्यवस्था अगर कैलिब्रेट ना हो और आए बाएं साएं करके चालान जो जनता के ऊपर काट रहे हैं, तो जनता वो अलग परेशान है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। तीसरा, जो फिजिकली जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनको जनता से पैसा वसूलने के लिए फुर्सत नहीं है। आप सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक कोई भी चौक में चले जाएं और मैं यकीनन आपको दिखने को पाएंगे कि सारे ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काटने में व्यस्त हैं। एक भी ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो या अधिकारी हो, जनता का जो ट्रैफिक का आवागमन के को निर्देशित करते हुए आप नहीं पाएंगे। तो ये सारे कारण हैं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।